भारत में कोरोना के मामले कम होने के बाद फिर एक बार बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 5 दिन से देश में कोरोना के केस 40,000 के पार आ रहे हैं। इस बीच विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है, जिससे लोग चिंतित हैं। विशेषज्ञों की माने तो अगस्त के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर के दौरान हर रोज 1 लाख कोरोना केस सामने आ सकते हैं और खराब हालात में कोरोना के मामले 1.5 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगस्त के महीने में शुरू होने वाली तीसरी लहर अक्टूबर में अपने पीक पर नजर आएगी। हैदराबाद और कानपुर आईआईटी में मुथुकुमल्ली विद्यासागर और मनिंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में शोध किया गया। इनका हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट्स है कि बढ़ते कोरोना केस महामारी की तीसरी लहर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो अक्टूबर में चरम पर पहुंच सकती है। विशेषज्ञों ने कहा है कि केरल और महाराष्ट्र में जिस तरह कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, इससे हालात खराब होने के आसार हैं। आईसीएमआर ने भी अगस्त के अंत तक तीसरी लहर आने की बात कही है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी। यहाँ बता दें कि दूसरी लहर के दौरान देश में हर रोज 4 लाख कोरोना केस सामने आ रहे थे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 40,134 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 422 मौत हुई हैं। ऐसे में जरूरत है कि लोग कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें और मास्क के साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल न छोड़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे तीसरी लहर। कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है इसी महीने, ये विशेषज्ञ का कहना है। हैदराबाद और कानपुर आईआईटी के जो शोधकर्ता हैं, उनकी शोध में ये बात सामने आई है कि दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है। अगस्त में इसकी स्टार्टिंग हो सकती है, अक्टूबर में ये पीक पे हो सकती है। और कोई भी लहर तभी आती है जब हमारी लापरवाही होती है। अगर हम उस लापरवाही से सावधान रहे तो लहर शायद ना रोक पाए, लेकिन इससे बच जरूर सकते हैं। यही हमारी एक मुहिम है और एक मकसद है कि हम आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन सावधान रहने के लिए आगाह जरूर करना चाहते हैं। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। डॉक्टर राकेश गोदारा जी जयपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सारिका वर्मा जी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ी हैं। डॉक्टर पीआर गुप्ता जी जयपुर से जुड़े हैं। ये सभी लोग कोरोना को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। उन
पेशेंट्स को देखा है, उनकी स्थिति को देखा है, उनका इलाज किया है, लेकिन हमारी जो मुहिम है वो यही है कि विशेषज्ञ आपको एक्सपीरियंस के साथ में ये बता सकें कि अगर आप लोग लापरवाही करेंगे तो हमने जो पहले तस्वीरें देखी, जो किल्लत राशनिंग जिन चीजों की देखी है जिसकी कोई सोच नहीं सकता था, वो हालात वापस आ सकते हैं, अभी भी बच सकते हैं। देश के 7 राज्यों के 22 जिलों में पिछले दिनों एक रिपोर्ट छपी जिसमें पता चला कि 10% से ज्यादा कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं। ये कोई सहज बात नहीं है कि 7 राज्यों के 22 जिले, क्या छोटी सी बात है। एक केस से ही एंट्री होती है और पूरी जगह तबाही किस तरह से मचा सकती है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, उससे हमें सबक लेना चाहिए। चलिए डॉक्टर सारिका जी के पास जाना चाहूंगा मैं। डॉक्टर सारिका, ये बात सामने आ रही है कि ये हम पहले भी कह चुके हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। कोई भी इस तरह की पेंडेमिक आती है तो उसमें वेव्स चलती हैं, लेकिन अभी भी क्या हम मान सकते हैं कि इस लापरवाही इस वजह से कह रहा हूं कि कोई भी वेव अगर आती है उसका विकराल रूप तभी आता है जब किसी भी स्तर पे कोई लापरवाही रही हो। तो इससे बचने की क्या अभी समय है हमारे पास में कि अभी भी बच सकते हैं? देखिए, अप्रैल और मई में हम सब ने हिंदुस्तान में एक बहुत ही भयावह रूप देखा था सेकेंड वेव का। पहली वेव के बाद हमें लगा था कि ये कोविड तो भारतीयों को इफेक्ट ही नहीं करता, बहुत ही माइल्ड डिजीज है और हमारे पास भगवान ने कोई एक्स्ट्रा पावर दी है जिसकी वजह से हमारी मोर्टेलिटी बहुत कम है। अनफॉर्चुनेटली हम सीखे नहीं और बहुत सारे हमने ऐसे एक्टिविटीज करी जिसमें लाखों लोग इन्वॉल्व हुए और जिससे ये जो सेकेंड वेव का जो डेल्टा वेरिएंट आया उसने कहर मचा दी हर तरफ। अब सब लोग इतने डरे हुए हैं, उसके बावजूद भी स्टडीज आ रही है कि जो ऑल्दो 100% लोगों को पता है कि मास्क पहनना जरूरी है, आज की डेट में भी 50 से 60% लोग ही प्रॉपरली मास्क पहन रहे हैं। तो इसका मतलब कि वी आर सिंपली इनकेपेबल। मैंने पहले भी कई बार कहती हूँ कि जब लोग मास्क सही से नहीं पहन पाते तो फिर उनको वैक्सीनेट करना जरूरी है। आज बहुत अच्छी खबर आई थी भुवनेश्वर से दैट दे हैव वैक्सीनेटेड 100% ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये सीख हमें सभी सिटीज को, सभी महानगरों को लेनी चाहिए कि जब भुवनेश्वर हिंदुस्तान का हिस्सा होकर कर सकता है तो बाकी सिटीज क्यों नहीं कर रही। गुड़गांव में भी एक हमारी रिपोर्ट आई थी कि ऑलमोस्ट 55% पीपल हैव ऑलरेडी गॉट द फर्स्ट डोज। तो फर्स्ट डोज अनफॉर्चुनेटली इज नॉट इनफ टू क्रिएट इनफ एंटीबॉडीज इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में उतनी शक्ति नहीं आती तो इन्फेक्शन से लड़ सके। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने 84 डेज कर दिया था दूसरे डोज को, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अगर ये थर्ड वेव और 2 महीने बाद ही पीक करे तो ज्यादातर कम से कम 20 से 24 करोड़ इंडियंस को 2 डोजेस लग चुकी होंगी। उससे 1 महीने बाद सभी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तब तक के लिए हम सभी वल्नरेबल हैं। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को छोड़ के बहुत कम लोग हैं और शायद 45+ लोग हैं जिनको 2 वैक्सीन लग चुकी है, जिनमें सेकेंड वेव कम हुई थी, लेकिन बाकी सब अभी भी बहुत वल्नरेबल हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर केसेस बढ़ने लगे तो अपने आप को ही सेल्फ इंड्यूस लॉकडाउन करके सरकार की वेट मत करिए, आप खुद ही सावधानी हाइक अप। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। हम ये मान सकते हैं कि तीसरी लहर तो आएगी, लेकिन अभी भी वक्त है, जैसे डॉक्टर सारिका कह रही हैं कि आएगी लहर तो, लेकिन हमें बचने के लिए थोड़ा हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। पैनिक होने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। तो किस तरह से, आपके हिसाब से किस तरह से क्या सावधानी बरतनी होगी? देखिए, इसमें कोई नई साइंस या नई कोई खोज नहीं है, बिकॉज लास्ट 1.5 ईयर से हम जिन बेसिक बातों की हम बात कर रहे हैं उन्हीं को हमें रीइंफोर्स करने की जरूरत है। और उसके लिए हमेशा मैं एक वर्ड यूज करता हूँ कि द बेयर मिनिमम नॉन निगोशिएबल थिंग्स।
इतनी चीजें होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पे कोई भी टॉलरेंस नहीं होगी, जैसे कि मास्क लगाना है। और जिसमें मास्क में भी आपने देखा होगा कि बिलो नोज एक कम्युनिटी है जिसमें कि मोस्ट ऑफ द मास्क हमारे लगते हैं जिसमें कि नाक से नीचे रहता है। वी बिलीव दैट कि ये काम कर रहा है, बट नहीं। तो कंसेप्ट ये है कि जैसे कि डॉक्टर सारिका जी ने बताया कि लोगों को कंसर्न है कि हम जॉब करना है, हमें बाहर जाना है, जाइए आप, मना नहीं है। बट अब आपको एटलीस्ट 1.5 ईयर के बाद में इतनी लर्निंग जरूर है कि हमें कुछ हमारे जो बेसिक हमारे व्यवहार है उसमें हमें रेस्पिरेटरी एटिकेट है या उसमें हमें बदलाव लाना ही पड़ेगा। और ये कोई इम्पोज्ड और ये कोई प्रिजन नहीं है, बेसिकली ये हमारी व्यवहारिक जो सोच है उसको हमें बदलाव लेना ही पड़ेगा उसमें, जिसमें कि पहला सबसे मुख्य जो है मास्क लगाना है, और दूसरा जो है सबसे मुख्य है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, मास्क पहनते हैं, या तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब आप खांसी करते वक्त अगर आपको खांसी आती है या छींकते हैं या कुछ करते हैं तो आप अपने मुंह पे कपड़ा रखते हैं। अगर ये बेसिक जो रेस्पिरेटरी एटिकेट या हाइजीन है, अगर जिनको की बार बार री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है या इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई बहुत ही इनोवेटिव स्पेशल आइडियाज आउट ऑफ द बॉक्स लाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बोला, तो बेयर मिनिमम बट नॉन निगोशिएबल, इन चीजों के बारे में टॉलरेंस नहीं होगी कि काम चल जाएगा, ये नहीं हुआ तो भी चल जाएगा, ये नहीं होगा। तो ये हमें बहुत ही मुख्य तरीके से रखना है। और डेफिनेटली वैक्सीनेशन के बारे में, जब पैंडेमिक में वैक्सीनेशन हम लगाते हैं, जब मास वैक्सीनेशन होती है, तो उसमें कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, मैं लगाऊं नहीं लगाऊं, मेरे एंटीबॉडी है तो लगाऊं या नहीं लगाऊं। बिकॉज जब मास वैक्सीनेशन होता है, जब हम देखते हैं जैसे पोलियो का है, बिकॉज जब मास वैक्सीनेशन होता है, बिकॉज इट्स मोर ऑफ दी आपके पर्सनल इंटरेस्ट से ज्यादा आपकी कम्युनिटी के इंटरेस्ट हैं या कंट्री के जो इंटरेस्ट हैं या एक ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट हैं, वो ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तो वहां पे हमें उन जो गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस हैं या जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं उनमें हमें सपोर्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग मास्क को आफत के रूप में देखते हैं और जैसे पुलिस है सामने या उसके चालान की वजह से, जैसे हेलमेट होता है ऐसा हेलमेट लेके जाते हैं कि वो पता नहीं कब हवा में गिर जाएगा, कोई पता नहीं खुद को भी। उसी तरह से मास्क के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं लोग। यही इस वजह से कह रहा हूं कि उसको चिन में फंसा करके रखेंगे, कान में लगा करके रख लेंगे। कोई आ रहा है तो यही पता नहीं है कि मैंने पहले किस तरफ से लगा रखा था, नाक की तरफ से लगा रखा था या आउटर कौन सा था साइड, वैसे लगा लेते हैं। एक नया इन्फेक्शन आप और लेकर के जा रहे हैं, ये ब्लैक फंगस, बहुत सारी चीजें। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप लोग कोई भी, जिनके भी हुआ, किसी की वजह से हो सकता है मास्क 6 दिन तक नहीं धो रहे हैं, उसे लिए बैठे हुए हैं और लगा रहे हैं, तो डस्ट है, डस्ट के पार्ट को आप लगा करके बैठे हैं, ब्लैक फंगस को भी आप न्योता दे रहे हैं, दूसरी बीमारियों को दे रहे हैं। क्योंकि आप मास्क का प्रॉपर तरीका होना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि हाँ साहब इसके लिए मैंने देखा ही नहीं है। आप अगर एक जैसा भी लग रहा है तो आप आउट और इन उस पर लिख करके रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि थोड़ा भी अगर गीला हो रहा है मास्क तो उससे वापस, जो विशेषज्ञ कहते हैं, उसको बिल्कुल हटा दीजिए, दूसरा मास्क काम में लीजिए। डॉक्टर PR गुप्ता साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, ये बात कही जा रही है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, ये कयास है सर या फिर कुछ है कि हाँ कुछ संकेत इस तरह हैं, अदर कंट्रीज में इस तरह की बातें आई हैं? देखिए, तीसरी लहर ऑलरेडी दस्तक दे चुकी है जी, कि जो R फैक्टर हमारा मार्च में 1 से कम था, फरवरी में वो मार्च से 1 से ज्यादा होने लग गया था। R फैक्टर वो है नंबर ऑफ इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय 1 पर्सन इन्फेक्टेड। तो जो R फैक्टर था वो मार्च से बढ़ने लगा था और इसी का परिणाम था कि हम अप्रैल और मई में दूसरी वेव देखे। ये हमारा R फैक्टर ऑलरेडी 1 से ज्यादा बढ़ चुका है इन दिनों में। खास तौर पर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, मिजोरम, ये जो नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, केरला और कुछ साउथर्न स्टेट्स हैं, उनमें 1 के आसपास है। और देश भर में भी लगातार 6 दिन से 40,000 से ज्यादा केसेस वापस चालू हो गए हैं। तो एक तो यह है कि तीसरी वेव दस्तक दे चुकी है और ऐसा अनुमान है कि इसका पीक अक्टूबर तक हो जाएगा। दूसरी जो चिंता का विषय है वो डेल्टा वेरिएंट है। डेल्टा वेरिएंट के बारे में यह है कि इसमें चिकन पॉक्स की तरह वायरस का इन्फेक्शन फैलता है, क्योंकि इसकी जो ट्रेकिया में नंबर ऑफ वायरसेस होते हैं वो 1000 टाइम्स मोर होते हैं यूजुअल जो वेरिएंट है इसका। तीसरी बात यह है कि इससे जो इन्फेक्शन फेफड़े का होता है उसका दुष्परिणाम हम दूसरी वेव में देख चुके हैं। बहुत सीवियर निमोनिया होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है।
अब वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में इसका क्या असर होगा? वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में हो सकता है कि उतना सीरियस इन्फेक्शन डिजीज ना हो, लेकिन उनमें भी इन्फेक्शन तो होगा और वो कैपेबल होंगे दूसरे में इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने के। अब चौथी बात पे आता हूं कि बच्चों में जो नॉन वैक्सीनेटेड है उनमें क्या असर होगा। तो बच्चों में क्या असर होगा, आमतौर पर हमारी सोच यह है कि कोरोना वायरस बच्चों में सीरियस डिजीज नहीं करता। अब तक के जो हमारे परिणाम है वो ये कहते हैं, लेकिन अब जब डेल्टा वेरिएंट से मुखातिब होंगे बच्चे, तो एग्जैक्टली इसका क्या परिणाम होगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन जो हमारे सीरो सर्वे हैं वो ये भी कहते हैं कि करीब 60-70 बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वो वैक्सीनेटेड नहीं है, इसलिए ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जहां वैक्सीनेशन, एक सवाल है यहाँ पे डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि जो बच्चे हमारे ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, यानी कि कोविड नहीं, जिनको हम समय समय पे वैक्सीन देते हैं, पैदा होता है बच्चा तब से, क्या वो वैक्सीन भी कहीं कुछ काम कर रही है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना के खिलाफ वो वैक्सीन काम नहीं करेंगे। ऐसी धारणा थी कि स्वाइन फ्लू के खिलाफ या इन्फ्लुएंजा के खिलाफ जो वैक्सीन हमने दिया था शायद वो कुछ कारगर हो, लेकिन ये धारणा ये निर्मूलित हुई है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि हमें वैक्सीन जारी रखना चाहिए जिस भी स्पीड से अपन कर पा रहे हैं। और दूसरा, जो कोरोना एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस हैं वो हर हाल में अपने को अपनानी होगी, उसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है। बिजनेस एक्टिविटीज जारी रहें, लोग जाएं भी, लेकिन घूमना तो मुलतवी करना ही पड़ेगा भीड़ भाड़ इलाकों में। और यदि हम मान लीजिए वैक्सीन लगाने भी जा रहे हैं, टेस्ट करवाने भी जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना होगा कि भीड़ भाड़ में नहीं जाएं, अपनी बारी का इंतजार करें। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है कि दुर्घटना से देर भली। हम अक्सर देखते हैं कि आपको अगर कहीं लगता है कि भीड़ है, कहीं कुछ है, तो आप अपने घर के पास से आप सब्जियां खरीद सकते हैं, सामान ले सकते हैं। आप भीड़ में जाने से बचिए, ये आपकी खुद की ड्यूटी होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर सारिका ने कहा कि आप गवर्नमेंट्स के लॉकडाउन का इंतजार मत करिए, उनकी कई तरह की मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको आपकी जान की परवाह है, अपनों की जान की परवाह है, तो आपको खुद को अपना प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा कि कोविड से बचने के लिए मुझे क्या रूट लाइन लेनी चाहिए। मैं डॉक्टर सारिका आपके पास आना चाहूंगा अभी। क्या जो वैक्सीनेट हो चुका, यानी जिसको वैक्सीन लग चुकी, क्या वो दोबारा संक्रमित हो सकता है? हो सकता है तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि वो उसके लिए कितना घातक हो सकता है, कोविड या डेल्टा वेरिएंट वापस रूप ले सकता हो। दूसरा, अगर जो वैक्सीनेशन जिनका हो चुका, क्या वो दूसरे को ये संक्रमित कर सकते हैं? ये दो मेरी बात मैं जानना चाहूंगा। बहुत अच्छा सवाल है सर। एक चीज है कि अगर आपको 2 शॉट वैक्सीन के लग चुके हैं, उसके 4 हफ्ते बाद आप बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ 1 डोज लगी है, और ज्यादातर भारतीय 17 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जिनको सिर्फ 1 डोज लगी है, तो वो प्रोटेक्टेड की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज बहुत ध्यान से याद रखिए, क्योंकि लोग सोचते हैं हमें 1 डोज तो लग गया। 1 डोज जो है वो वैक्सीनेशन का कवर नहीं प्रोवाइड करेगा। दूसरी डोज के 1 महीने बाद ही आप में प्रोटेक्शन रहेगी। हाँ, ये कई डॉक्टरों को हो चुका है कि 2 डोज वैक्सीन लगने के बाद वो पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन भगवान की दया से 99.9% ऑफ देम डिड नॉट नीड टू गो इनटू द आईसीयू। मतलब उनको माइल्ड बीमारी रही, घर पे ही ठीक हो गए। उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बीमारी हो भी और आपको हॉस्पिटल ना एडमिट होना पड़े, आपको आईसीयू की रिक्वायरमेंट ना होने पड़े, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना होने पड़े और वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े, उससे अच्छा आपके लिए सोल्यूशन हो नहीं सकता। तो जो 2 डोज वैक्सीन जिन्होंने ले लिए हैं वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन उनको मास्क फिर भी पहनना पड़ेगा। कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो भी वायरस कैरी कर सकते हैं, तो वो बाकियों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं हो जाती, मतलब 70% से ज्यादा लोगों को या तो वैक्सीन लग चुकी हो या इन्फेक्शन हो चुका हो, तब तक हम मास्क का हाथ नहीं छोड़ सकते। ये हम सबको ध्यान रखना है। दूसरी मैं बात बताना चाहूंगी कि जो आपने पूछा था बच्चों के बारे में, जी बिल्कुल। इंडोनेशिया से एक खबर आई थी कि इस अभी रिसेंटली 3 दिन पहले कि 100 चिल्ड्रन हैव डाइड। यहाँ पे उनको डेल्टा वेरिएंट आया था। भगवान की दया से हम लोग का डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट आके जा चुके हैं। और एक स्टडी बता रही थी कि 68% चिल्ड्रन आर ऑलरेडी शोइंग एंटीबॉडीज, दैट मीन्स दे हैव ऑलरेडी रीच्ड हर्ड इम्यूनिटी।
मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहूंगी, क्योंकि स्कूल शुरू हो चुके हैं और बच्चों को, पीडियाट्रिशियंस का मानना है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की स्टेटमेंट भी आई है कि बच्चों को इनडेफिनेटली बाकी बच्चों से दूर रखने से उनकी इम्यूनिटी गिर रही है, उनको बाकी इन्फेक्शन लाइक रेस्पिरेटरी सिंथेशियल वायरस वो फैल रहा है और दिक्कत कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में मोर देन 100 पेशेंट्स आर एडमिटेड फॉर आरएसवी निमोनिया। तो बच्चों को बाकी बच्चों से ज्यादा दूर रखना भी उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। अगर आपको ज्यादा चिंता है, अपने बच्चे का एंटीबॉडी टेस्ट करा लीजिए। अगर उनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं तो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे मास्क पहन के स्कूल भी जा सकते हैं, एग्जाम भी जा सकते हैं और खेल भी सकते हैं। बच्चों का मानसिक वितरण करना भी बहुत जरूरी है। ये उनको हम अंदर रख रख के डरा के उनकी इम्यूनिटी भी कम हो रही है। तो इट इज अ फाइन लाइन। आपको एक तरफ उनका ध्यान भी रखना है, लेकिन उनको मेंटली भी ठीक रखना है। ये दोनों चैलेंज है इस समय। मैं पेरेंट्स से निवेदन करूंगी, मैंने अपने बच्चों का एंटीबॉडी टेस्ट करा लिया है, तो आप भी अगर चाहें तो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं होता, 400-500 रुपए का टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट करा लीजिए, तो आपको भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि मेरे बच्चे सेफ हैं और थर्ड वेव से आप अगर मास्क पहनेंगे तो सही रहेगा। जी डॉक्टर साहब, एक में बात, जैसे आपने कहा कि जो 2 वैक्सीन लगवा करके जिनको 3 से 4 सप्ताह हो गए, वो इन्फेक्टिव तो हो सकता है, लेकिन वो इतना, उसके लिए वो वेरिएंट हार्मफुल नहीं होगा कि उसको वेंटिलेटर पे जाना पड़े या ऑक्सीजन की आवश्यकता हो या आईसीयू में, अभी तक जो स्टडी आ रही है सामने। लेकिन वो दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। वो इतने प्रभावी जो पहले विदाउट वैक्सीनेशन और आफ्टर वैक्सीनेशन, तो क्या वो उसमें जो वायरस है वो इतना ही असर करके दूसरे को इन्फेक्शन दे सकते हैं, या बिल्कुल वायरस पे को असर नहीं पड़ेगा, बॉडी में आ गया तो सामने वाले को तो उसी तरह से कर सकते हैं वो? सर, आप कैरियर बन के रहेंगे। अगर वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ गया, चाहे आप इन्फेक्ट ना हो, चाहे आप उसकी वजह से न्यूमोनाइटिस ना हो, पर आप फिर भी कैरियर रहेंगे। देयर आर स्टडीज अभी भी आई थी 2 दिन पहले कि डबल वैक्सीनेटेड पीपल आर ऑल्सो कैरियर्स। यूएसए सीडीसी का स्टेटमेंट आया था कि हम मास्क को वापस रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे तो मास्क का रूल अभी तक 1.5 साल से चल ही रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर आपको वैक्सीन लग भी चुका है तो भी मास्क आप नाक और मुंह ढक के पहनिए, ताकि आप भी सेफ रहें और फैमिली मेंबर्स भी सेफ रहें और सामने वाला जिसको आप मिल रहे हैं वो भी सेफ रहे। जी डॉक्टर राकेश, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। हम बच्चों की चिंता कर रहे हैं और बिल्कुल लाजमी भी है, क्योंकि अभी तक कोई टीका नहीं है उनका, और जो स्थितियां हैं सामने, जैसे भी डॉक्टर साहब PR गुप्ता साहब कह रहे थे, अभी डॉक्टर सारिका कह रही हैं कि इंडोनेशिया वगैरह की जो रिपोर्ट सामने आई है कि वहां पे कुछ बच्चों के साथ में डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपाया है। चलिए हम लकी कह सकते हैं इसमें कि सेकंड वेव में बच्चों पे इतना वो नहीं हुआ। जो लोग इससे संक्रमित भी हुए तो भगवान की दुआ सबने की और वो ठीक भी हो गए। बहुत सारे बच्चे, बहुत कम केसेज ऐसे कुछ हुए हैं जिनकी डेथ हुई होगी, या दूसरी जो डिजीज हैं उनकी वो उसके साथ साथ उन्होंने शुरू कर दिया और उससे हो गया। लेकिन यहाँ पेरेंट्स को क्या सावधानी रखनी होगी? देखिए, पेरेंट्स को जो सावधानी, जो हमें कॉमन जो कंसेप्ट है वो सबके लिए लागू होगा। जैसे डॉक्टर सारिका ने बता दिया कि मास्क हमें डेफिनेटली फॉलो करना है, और किड्स के लिए थोड़ा सा जहाँ पे एक एज के बाद में लिमिटेशन है, बिकॉज छोटे बच्चों के लिए, बिकॉज दे वो इतने अवेयर नहीं रहते, एंड इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम देन कि आप उनको चेक रख सकें या उनको गार्ड कर सकें बेसिकली। तो द सेकंड थिंग इज डिस्टेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट, एंड व्हेनेवर, अगर आप, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है पेरेंट्स की तरफ से कि दे शुड आइडेंटिफाई, आई नो अबाउट दैट कि ठीक है कुछ आपके एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी होते हैं, बट जब भी अगर आपके पेशेंट्स या आपके बच्चों में किसी में आपको लक्षण दिखाई दे तो आप उनको बाहर खेलने ना भेजें, या बाहर दूसरे लोगों के साथ में उनको, या दूसरे बच्चों के साथ में उनको मिक्स ना होने दें। तो जहाँ उससे आप उनको जो इन्फेक्शन आगे जो बढ़ने की दर है उसको आप कम कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वैक्सीनेशन की जैसे जैसे गाइडलाइन आती है बच्चों के लिए, अगर वो भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें एज एक्सटेंड होती है, तो डेफिनेटली उनको भी हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल PR गुप्ता साहब आपसे मैं लूंगा कि अभी गवर्नमेंट्स को थोड़ा सा और केयरफुल होना होगा। कई जगह स्कूल और कॉलेजेस जहां लोग कर रहे हैं, तो अभी डिले करना होगा थोड़ा में, या फिर ये कहें कि आखिर कब तक बच्चों को रखना होगा, ये तो रिस्क लेनी होगी? नहीं, ये बात सही है। देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि वैक्सीन से हम डिजीज की सीवियरिटी प्रिवेंट कर रहे हैं जी। लेकिन वैक्सीन के बाद में भी इन्फेक्शन का स्प्रेड जारी रखता है। इसलिए जो जो आर वेव बढ़ेगी, कम्युनिटी में इन्फेक्शन बढ़ेगा। लेकिन एक दूसरा जो चीज है वो वेरिएंट,
जितना आर वेव ज्यादा होगा उतना ही वेरिएंट दूसरे पनपेंगे और हो सकता है कि जो आगे वेरिएंट आए वो और भी खतरनाक हो। इस बारे में कोई वो नहीं है। लैम्डा वेरिएंट ऑलरेडी आ चुका है, फॉर्चुनेटली वो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन और भी वेरिएंट यदि आर वेव को नहीं रोका गया तो इसलिए ये सही है कि हमको स्कूल भी खोलने हैं, हमारे को व्यापार भी खोलना है, लेकिन हमें कोरोना एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस का ध्यान तो रखना ही होगा। बच्चों के लिए हम ऐसे कहते हैं कि वो इतने लापरवाह होते हैं कि मास्क नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं है। उनको एजुकेट करके और हम मास्क जरूर लगाएं। स्कूलों का खोलने का समय भी आ गया है, लेकिन आधे बच्चे या एक तिहाई बच्चे एक बार आ जाएं। स्कूल एक बच्चे के लिए खाली 2 दिन खुले, जो स्कूल का स्टाफ है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो और माता पिता और स्कूल टीचर्स जो हैं बच्चों को एजुकेट करें कि वो कैसे मास्क लगाएंगे। यदि बच्चे फ्रंट प्रोफाइल में हैं तो बिना मास्क के नहीं रहें, लेकिन जैसे कुर्सी पे एक दूसरे के बगल में बैठे हैं तो मास्क उतार भी सकते हैं। इस तरह की सावधानियां जो बच्चों को बताई जाएंगी तो निश्चित तौर पर बच्चे पढ़ भी सकेंगे स्कूल में, उनकी जो कुंठा है वो भी खत्म होगी और वो कोरोना से भी बच सकेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारा मकसद यही था कि हम विशेषज्ञों के जरिए हमारे दर्शकों को हम जोड़ सकें। बेशक लोगों को लगता होगा कि इस वक्त तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे चल रहे हैं, हॉट टॉपिक होने चाहिए ये क्या, लेकिन ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सके। आप लोगों के माध्यम से निश्चित रूप से एक जो कवायद अगर हम हाथ में लेते हैं तो बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि चिकित्सक जो एक भगवान का रूप है और वो लोग कुछ सोच के कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका असर होता है। लापरवाहों की जमात केवल भारत की नहीं है, दुनिया में भी हम देखते हैं कि कहीं जश्न मन रहा है, कहीं पे क्या चल रहा है, बिना मास्क के हजारों लोग कंसर्ट में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो मौत को गले लगा रहे हैं। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। जब तक ये पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाए या हम लोग कंप्लीटली वैक्सीनेट ना हो तब तक किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और अगर करते हैं तो फिर सवारी सामान की रक्षा स्वयं करें। अगर आपको आपकी जान की परवाह नहीं है तो तय मानिए कि दूसरों को भी नहीं है। आपको खुद को ध्यान रखना होगा। बहुत छोटी सी बात है कि हमें मास्क वियर करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, खाने पीने में सावधानी रखनी है। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। तो आई थिंक ये हम उससे तभी बच सकते हैं, पैनिक नहीं, सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।